ये जानना और समझना ज़रूरी है कि ओबीसी के साथ केवल जातीय आधारित गिनती के लिए ही नहीं, तो ओबीसी के साथ शुरू से धोखाधड़ी करने का काम लगातार किया जा रहा है। ये धोखाधड़ी का काम लगातार किस तरह से किया जा रहा है, उसका क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है वो कोई अकेला उदाहरण नहीं है। इस बात को जानने समझने का अवसर आपको उपलब्ध हो जाएगा। साथियों, जब संविधान लिखा जा रहा था और लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, और इसलिए जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उनके द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने अपने लेवल पर प्रयास करने की कोशिश की। तो उनको ये कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करिए, आप बैकवर्ड क्लासेस के नेता नहीं हैं, प्रतिनिधि नहीं हैं, बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि गांधी जी है। इसलिए इस विषय पर गांधी जी को कहने का, बोलने का या ओबीसी के बारे में कोई फैसला करने का अधिकार गांधी जी के पास है। और इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर को ओबीसी के मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, प्रयास करने के लिए कांग्रेस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया, उसमें ओबीसी के लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति के तरह रिजर्वेशन देने का वादा किया गया। मगर जब वास्तव में रिजर्वेशन देने का मामला आया, उसके पहले एक बहुत बड़ी घटना भारत के इतिहास में घटित हुई। उस घटना को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि 14 अगस्त 1947 को भारत में पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया, गांधी जी ने स्वीकार किया। कांग्रेस महासमिति में इस रिजोल्यूशन को पास किया गया, और गांधी जी ने पास करने के दौरान लगभग 45 मिनट का भाषण दिया, और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाया जिससे भारत का विभाजन हो सके। तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि गांधी जी के द्वारा, क्योंकि उनको केवल यही जानकारी है कि गांधी जी ने भारत के विभाजन का विरोध किया था, मगर ये बात सही नहीं है। कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का बहुमत था, और उस बहुमत के सहारे से उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया। 157 वर्सेस 15 वोटों से ये रेजोल्यूशन पास किया गया, और केवल 15 लोगों ने विरोध किया, बाकी सारा गांधी जी के प्रभाव से ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव पारित किया गया। और पारित करने के बाद पाकिस्तान बनने का और भारत के टुकड़े होने का प्रस्ताव पारित होने के बाद पाकिस्तान बनने का रास्ता, भारत के विभाजन का रास्ता
तय हो गया और 14 अगस्त 47 को भारत का पाकिस्तान हुआ। भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद 27-28 अगस्त को जो माइनॉरिटी राइट्स कमेटी की मीटिंग थी जिसमें रिजर्वेशन का मुद्दा था, उस रिजर्वेशन के मुद्दे में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात को इनकार कर दिया गया और इस आधार पर इनकार कर दिया गया कि ओबीसी कौन है, वो अनआइडेंटिफाइड है, इसलिए पहले उनको आइडेंटिफाइड करना होगा और आइडेंटिफाइड करने के लिए 340वां आर्टिकल देकर इस बात को पोस्टपोन कर दिया गया। और भविष्य में जब कमीशन रिकमेंड करेगा उसके आधार पर भविष्य में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये डिसाइड करने का काम कमीशन के ऊपर, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर सौंप दिया गया। और इस तरह से जब ये किया गया तो ये आश्चर्यजनक बात थी कि 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में रखा था और उसमें ओबीसी को आरक्षण देने का वादा किया गया था, वो वादा करने के बाद फिर नेहरू ने और गांधी जी उस समय जीवित थे, दोनों ने मिलकर ओबीसी के साथ धोखाधड़ी किया और केवल मात्र 340वें आर्टिकल को सहमति दी और रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो वादा गांधी नेहरू ने किया, वो वादा उन्होंने क्यों किया होगा? तत्कालीन परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमान उस समय डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम उन्होंने घोषित किया था। तो गांधी और कांग्रेस ने, नेहरू ने ये सोचा कि गांधी बनिया है, बनिया यानी वैश्य है, बिहार के बनिया की तरह नहीं बल्कि वैश्य है, क्योंकि बिहार में जो जिसे बनिया कहा जाता है वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और वर्ण व्यवस्था में जो तीसरा वर्ण है वैश्य, वो एक अलग है। बिहार में जो बनिया है वो अलग है, वो मोस्ट बैकवर्ड है और जो तीसरा वर्ण है वर्ण व्यवस्था में, गांधी जी तीसरे वर्ण के थे। और बनिया ये जो शब्द है ये एक प्रकार का गाली सूचक है और गाली देने वाला है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात हमारे सामने आई कि उस समय गांधी जी के द्वारा और ये सोचा गया, नेहरू जी के द्वारा ये सोचा गया कि ब्राह्मण और वैश्य इस आंदोलन के नेता है और ब्राह्मण और वैश्य मिलकर मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों का विरोध नहीं कर सकते, इसलिए इसका विरोध करने के लिए ओबीसी का कांग्रेस के साथ होना जरूरी है। और जब तक ओबीसी कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा तब तक मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जब गांधी जी और नेहरू जी ने ऐसा सोचा तब उन्होंने ओबीसी को अपने साथ में रखने के लिए ओबीसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ देने का वादा किया ताकि ओबीसी को कांग्रेस के साथ रखा जा सके। और इसके लिए गांधी नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 में, अभी गांधी जी जीवित थे उस समय,
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा और उसमें ओबीसी को आरक्षण देने का, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने का वादा किया। तो इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थे ये देने का वादा किया और ये देने का वादा करने के बाद 27-28 अगस्त 1947 को ये वादा गांधी नेहरू ने अमल करने से इनकार कर दिया और केवल 340वां आर्टिकल को ही सहमति दी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसको सहमति दी केवल, और उससे उन लोगों को देने से इनकार कर दिया। तो ये कांग्रेस के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, उसके साथ धोखाधड़ी थी और ये धोखाधड़ी उन्होंने गांधी और नेहरू के द्वारा की गई। इसका मतलब ये है कि ओबीसी का मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों के विरोध में ओबीसी को उन लोगों के साथ लड़ाने और भिड़ाने के लिए ओबीसी की कांग्रेस को जरूरत थी और इसलिए प्रस्ताव दिया गया। जब गांधी जी और नेहरू ने पाकिस्तान बनने के बाद इसकी समीक्षा की तो समीक्षा में उन लोगों को पता चला कि अब मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं। ऐसे स्थिति में अब मुसलमानों से लड़ाने और भिड़ाने के लिए ओबीसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ओबीसी को उन्होंने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। ये धोखाधड़ी गांधी जी और नेहरू के द्वारा ओबीसी के साथ की गई, ये बहुत बड़ी धोखाबाजी थी और इस धोखाबाजी को अमल में लाने के लिए ये खबरदारी गांधी और नेहरू ने ली थी। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो गांधी और नेहरू जी के द्वारा ओबीसी के लोगों को संविधान सभा में जो टिकट बहाल करने चाहिए थे वो टिकट देने से इनकार कर दिया, ये सोचकर गांधी और नेहरू जी ने कि यदि ओबीसी के लोग संविधान सभा में ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो वो लोग संविधान में ओबीसी को हक और अधिकार की बात कर सकते हैं, तो इसलिए हक और अधिकार की बात ना कर सके इसलिए उन लोगों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व ही देने से इनकार कर दिया। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलेगा कि शुरू से ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हो रही है और जिस गांधी जी को वो आज भी गांधी जी से चिपके हुए हैं, ये धोखाधड़ी उन लोगों के द्वारा हुई। ये जानकारी तक ओबीसी को नहीं है, ओबीसी के नेताओं को जानकारी नहीं है, ओबीसी को कार्यकर्ताओं को कहाँ से जानकारी होगी और ओबीसी के कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं तो ओबीसी के समाज को कहाँ से जानकारी होगी। इसे जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 47 के बाद और एक बड़ी घटना घटित होती है कि जो जनगणना कमिश्नर था, यानी लोगों की गिनती करने वाला जो कमिश्नर था, सेंसस कमिश्नर था, जनगणना कमिश्नर था, उसने 48 में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रस्ताव भेजा कि अंग्रेज़ों ने जाति आधारित गिनती का कानून बनाया है, जब तक ये कानून रहेगा तब तक जाति आधारित गिनती करनी होगी। तो अब अंग्रेज नहीं है, आप प्रधानमंत्री है, नेहरू जी को कहा, गांधी जी जीवित थे, अब क्या करना होगा आप डिसाइड करके हमें बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुआ कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है और अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया, तो इस कानून को बदलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून बनाया और जाति आधारित गिनती का कानून रद्द कर दिया
और इस तरह से 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो जनगणना का मामला था, ये जनगणना का मामला 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनगणना ओबीसी की जाति आधारित करने से इनकार कर दिया। वो प्रधानमंत्री थे। 61 में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। 71 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो तो जवाहरलाल नेहरू की ही पुत्री थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व संसद में ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद ओबीसी का जो मामला था वो मामला संसद में उठने लगा। मगर मोरारजी देसाई भी गुजराती ब्राह्मण थे, उन्होंने इस जनगणना को करने से इनकार कर दिया। और जब ये सरकार गिर गई और दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 81 में बनी, तो 81 में जब गिनती करने का समय आया तो फिर इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। 91 में नरसिंह राव जो साउथ इंडिया का कारा ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो गया, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस गिनती को करने से इनकार कर दिया और इसको रोका। फिर उसके बाद 2011 में इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरदार प्रधानमंत्री बने। वो गुरुओं को मानने वाले सिख थे, गुरु के बंदे थे, तो लोगों ने सोचा शायद गुरुओं ने लोगों के साथ न्याय करने का काम किया तो ये गुरु का बंदा भी न्याय करेगा। मगर उसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण को बनाया। उसने भी ओबीसी के साथ जातीय आधारित गिनती के संबंध में धोखाधड़ी किया। 2011 तक ये लगातार ब्राह्मणों के द्वारा लगातार धोखाधड़ी करने का काम होता रहा। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 340वें आर्टिकल पर वो कैबिनेट में मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए 340 में जो प्रावधान किया गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बनाया जाए। जब उन्होंने ये बातें उठाई, मगर जवाहरलाल नेहरू ने जब नहीं माना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में ओबीसी की जातीय ओबीसी के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन नियुक्त ना करने का जो मुद्दा है, वो कमीशन ना नियुक्त करने के मुद्दे पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। आज़ाद भारत में ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि किसी बैकवर्ड क्लास के मिनिस्टर ने ओबीसी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया हो और ओबीसी का प्रश्न समाधान करने के लिए त्याग किया हो। ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। मगर ये जानकारी गांधी जी ने ओबीसी के लोगों को संविधान में हक और अधिकार ना मिले इसके लिए प्रयास किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने हक और अधिकार मिले इसके लिए प्रयास किया। ये फर्क ओबीसी के लोगों को सारे देश भर में जानकारी का होना, जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जानकारी इसीलिए मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को पहले लोकसभा में 60% लोकसभा की टिकटें दी और फिर
47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए और इस तरह से आज़ाद भारत में जो आज़ादी है और सत्ता की हिस्सेदारी है उसमें केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, इसकी खबरदारी लेने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसको आधुनिक भारत का निर्माता और समाजवादी और सेकुलर और बच्चों का चाचा कहा जाता है। उन्होंने ये सारा का सारा धोखाधड़ी करने का काम किया है, ये बात दिखाई देती है। जब 26 जनवरी 1950 को चुनाव घोषित, संविधान लागू हुआ, चुनाव घोषित हुआ, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा ये अपना मैनिफेस्टो घोषित किया गया और उसमें ओबीसी ने अगर हमें साथ सहयोग दिया तो ओबीसी जो है अगर साथ सहयोग करेगा तो ओबीसी साथ सहयोग करेगा तो आज़ाद भारत में ओबीसी के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा और उनको आरक्षण देने का आंदोलन ये लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। ये जब वादा बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा किया गया, तब बाबा साहब आम्बेडकर ने ये वादा करने की वजह से जवाहरलाल नेहरू को ऐसे लगा, अरे इससे तो ओबीसी का श्रेय बाबा साहब आम्बेडकर को मिल जाएगा, ये नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू को बैकवर्ड क्लास के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन नियुक्त करना पड़ा। जब ये कमीशन नियुक्त किया, ये इस्तीफ़ा देने के बाद किया, इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब आम्बेडकर के त्याग बलिदान की वजह से ऐसा करना पड़ा और दबाव की वजह से करना पड़ा और ये काम बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा किया जाने लगा, ये दिखाई देता है।